हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अपने रिसोर्सेज शेयर करे एंड मैंने थोड़े क्वेश्चन करके दिखाया आपको रीनीट के पेपर से, तो वैसे ही मैं आज एक बायो के लिए भी वीडियो लाया हूँ। तो शुरू करते हैं इसी बात से। जो मेरे मेन रिसोर्सेज थे बायो के लिए वो एनसीईआरटी, तो ऑब्वियसली यार एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलता बायो में। कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड क्लास नोट्स, इनको मैं रिवाइज करता था और इन्हीं से मेन पढ़ता था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हमारे जो एलन या फिर नीट जो भी मतलब कोचिंग्स होती हैं वगैरह, वो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स या फिर मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनकी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से लाएं हम लोग? तो मैं जो मेन 3 बुक फॉलो करता था, बेसिकली 2 ही हैं। ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी, ये बहुत मतलब एडवांस में, इसको पूरा नहीं पढ़ना आपको, जस्ट रेलिवेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करना है। मेन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी कोचिंग मॉड्यूल्स एंड क्लास नोट्स ही रहेंगे, पर जो हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई रैंडम आ जाती है उठ के, तो उसके लिए ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी एंड कैम्पबेल बायोलॉजी, ये 2 किताबें मैं यूज़ करता था। इन बस एक रेफरेंस के लिए, कभी कुछ और ऊट-पटांग सा पूछ लिया लोगों ने तो उसको ढूंढने के लिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम मान के चले सही, ठीक है। पर मेन हमारा यही थी रहेगा, एनसीईआरटी कोचिंग मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स। बाकी मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहती थी, क्योंकि बायो की 50% वेटेज है, 360 मार्क्स होते हैं बायो में, तो मैं बायो हर रोज़ पढ़ता था। क्योंकि एक और बात, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसा है कि मतलब इसको ईजिली भुला सकते हो। दिस इज़ एन ईजिली फॉरगेटेबल सब्जेक्ट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये हर रोज़ पढ़ें, ठीक है। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम ऑल्टरनेटिवली कर लें कि एक दिन फिजिक्स पढ़ा, फिर उसके दिन अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे ऑल्टरनेटिव करें, जैसे मैंने भी ये करता था। और एक और इम्पॉर्टेंट, इसका कोई और इलाज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है बायो को याद करने का। आपको बस रिविजन, रिगरस रिविजन करनी है, रिगरस रिगरस रिगरस। इतनी बार रिविजन करा लो कि भाई काउंट ही ना याद हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने भी कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार अपनी बायो की, पूरे बायो की रिविजन करी होगी 2 सालों में। तो देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, रिगरस रिविजन करें बायो की। तो इसी बात पे मैं सिमिलरली आपको 5 क्वेश्चंस लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैं सीधे क्वेश्चन नहीं लाया ऐसे, जैसे होता है कि मतलब जैसे सीधा इन्फॉर्मेशन पूछ रखी होती है कि हु डिस्कवर्ड दिस, हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी वगैरह, वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं लाया मैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, ना ही कोई मतलब ध्यान इतना ज़्यादा फोकस लगता है, क्योंकि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये भी ऐसे ही होते हैं, पर मैच द कॉलम या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शंस में देखिए, जैसे यहाँ पे क्रिस्टे, सेकंड ऑप्शन सिस्टर्ने, सी थाइलाकोइड्स एंड डी फॉस्फोलिपिड्स। तो क्रिस्टे, सिस्टर्ने और क्रिस्टे ध्यान से पढ़ना पेपर के दौरान, ये गलती मत कर देना कि क्रिस्टे को सिस्टर ने पढ़ लिया और वाइस वर्सा। तो क्रिस्टे होते हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग, सेकंड ऑप्शन, जस्ट अ सेकंड, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। सिस्टर्ने होते हैं वो जो गोल्जी एपरेटस की यूनिट्स होती है ना, डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गोल्जी एपरेटस, वो, तो ये 4। थाइलाकोइड्स होते हैं वो जो, और थाइलाकोइड्स और सिस्टर्ने में भी कंफ्यूज मत होना, सिस्टर्ने गोल्जी के होते हैं और थाइलाकोइड्स हमारे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो 1। एंड फॉस्फोलिपिड तो इजी, ये तो सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं, 3। और ये भी ध्यान से देखना भाई, अपना क्या लिखा है, किसके सामने लिखा है, वो ध्यान से पढ़ना, पेपर के दौरान गलती मत कर देना। 2 4 1 3 है हमारा। देख लेते हैं ऑप्शन भाई, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यस, सेकंड ऑप्शन यही आंसर है। बहुत ध्यान से, मैं बेसिकली ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए लाया था कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी बायो के पेपर में। क्रिस्टे, सिस्टर्ने, थाइलाकोइड्स, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, हर एक चीज़ को माइन्यूटली देखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भाई। व्हेन एनी प्लेन, ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ मेन कीवर्ड्स, एनी प्लेन passing through the central axis of a body divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry। बिल्कुल ठीक है भाई। इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा पूछ रहा है, बोथ अडल्ट एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिक, गलत है। याद करो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये स्पेशल केस है ना, अडल्ट में कुछ और सिमेट्री होती है और रेडियल में, अडल्ट में कुछ और सिमेट्री होती है और लार्वा में कुछ और सिमेट्री। चलो कमेंट करके बताना क्या सिमेट्री होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
इसमें भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने वही पूछ रखा है, एक ऐसा फाइलम जिसमें दोनों में अलग अलग सिमेट्री होती है, एडल्ट में अलग होती है और लार्वा में अलग सिमेट्री होती है। ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल माइन्यूटली पढ़ना बायो के पेपर को। अगले क्वेश्चन, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। और एक और बात, जैसे ये जो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी ऑर्डर हो कि बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, वन इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट, और लास्ट में बोथ आर इनकरेक्ट। हो सकता है ऑर्डर भी चेंज कर, बचा ये भी ना पड़े और सीधा टिक कर दिया, वो भी नहीं ध्यान करना। ध्यान रखना बिल्कुल, ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो के पेपर में। ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय एलएच सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। बिल्कुल सही है यार, है ना। एलएच सर्ज होता है ना बीच में, मिड ऑफ द साइकिल में 14 डे के आसपास, 14 डे पे होता है एक्चुअली। एंड अगला स्टेटमेंट है, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लूटियम। हाँ होता है। एंड सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ये यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने लास्ट वर्ड में, एस्ट्रोजन नहीं सिक्रेट करता लार्ज अमाउंट्स में, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट्स में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनटीए एक लाइन चेंज कर देगा, एक शब्द चेंज कर देगा, उसका मीनिंग बदल देगा और इनकरेक्ट बता देगा स्टेटमेंट को। बहुत ध्यान से पढ़ो बायो का पेपर, एवरी वर्ड मैटर्स। इसी बात पे चलो अब हम असर्शनिज्म टाइप के क्वेश्चंस पा जाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है 1 और 2 ऑप्शंस में, सबसे ज़्यादा दिक्कत 1 और 2 ऑप्शन में ही होती है। तो चलो इसको देखते हैं एक बार। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक। ठीक है भाई, सही बात है, मोर रियलिस्टिक होता है दैन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अच्छा, अब ये वो स्ट्रेटजी लगाओ, एक बार असर्शन पढ़ लिया तो अब उसका रीज़न सोचो कि क्यों ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू हो सकती है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। यही रीज़न होता है कि भाई जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो रिसोर्सेज को फाइनाइट कंसिडर करता है कि रिसोर्सेज आर फाइनाइट। तो जो एक्चुअली में यही होता है, एक्सपोनेंशियल में तो हम इन्फिनिट करते हैं ना कंसिडर कि रिसोर्सेज आर इन्फिनिट, तभी तो वो जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल कर्व आता है हमारा। तो और रीज़न क्या है, रिसोर्सेज आर फाइनाइट। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये वही है, जो वही रीज़न है जो हमने सोचा था ए के बारे में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वन आंसर। ठीक है, तो आज थोड़ी छोटी वीडियो बना पाऊंगा, सॉरी गाइस, पर चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 progeny plants are all tall and none are dwarf। F1 progeny plants की बात हो रही है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। क्यों, अच्छा बताओ भाई, क्यों हम सारे हमें टॉल क्यों दिखे थे भाई F1 में? F1 जनरेशन में हमें सारे पौधे टॉल क्यों मिले? क्योंकि ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इसके अंदर टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फ इज द रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि वो था ना, हेट्रोजीनियस कंडीशन थी। तो स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट, यस, विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, दोनों सही स्टेटमेंट्स है। और यही हमने रीजन सोचा था ना भाई, कि क्योंकि टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है, तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही तो दिखता है F1 प्रोजेनी में, तो इसलिए ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। समझे भाई? तो बेसिकली आज का वीडियो का क्रक्स ये था कि बायो का पेपर उतना मुश्किल या फिर उतना लॉजिकली नहीं आता जितना एक फिजिक्स से केमिस्ट्री का पेपर आता है। पर बायो को भी हल्के में नहीं लेना, बायो को, क्योंकि उसकी 50% वेटेज है, आपको हर रोज़ पढ़ना है इसको, ताकि आप भूलो ना कोई चीज़। एंड रेफरेंस बुक जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कभी पेपर में आ गई या फिर कोई और क्वेश्चन आ गया पुराना, जैसे PYQs करते हैं पुराने, हम जब 2010 के आसपास के PYQ करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रैंडम पूछ लेते हैं वो लोग, तो वो आ गई या फिर ऐसा कुछ आ गया, तो जस्ट रेफरेंस के लिए आप ये बुक्स यूज़ करेंगे। मेन आपका NCERT कोचिंग मॉड्यूल और क्लास नोट्स ही रहेगा। और मेन हमारा पॉइंट था कि बायो के पेपर को बहुत ध्यान से करना है, वही ध्यान हटा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छोटी छोटी डिटेल्स चेंज करते, क्रिस्टे सिस्टरने में कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। एक वर्ड चेंज हो जाएगा तो आपका ये, ऐसे इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन की जगह एस्ट्रोजन कर दिया, तो लास्ट स्टेटमेंट गलत हो गई ना दूसरी वाली हमारी। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से टाइम लेके पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता वैसे। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा लाइक बायो का पेपर 40 मिनट्स मैक्सिमम 40 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए।
इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, आइडियली 30 मिनट्स, आइडियली हमें 30 मिनट्स लेना चाहिए पेपर को बायो के। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस। अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।